नमस्कार। वणकम। मैं इस वक्त तमिलनाडु में मदुरई में। मदुरई जो कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है, कम से कम यहाँ के लोग कहते हैं, क्योंकि चेन्नई जो है ये बिल्कुल तमिलनाडु के कोने में पड़ जाता है। यूं भी चेन्नई इसलिए बड़ा शहर बना चूंकि एक औपनिवेशिक काल में वो एक बड़ा क्षेत्र बना था। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक राजधानी तो मदुरई है। यहाँ का सुंदर मीनाक्षी मंदिर और तमाम दूसरे मंदिर जो हैं प्रसिद्ध हैं। और तमिलनाडु के लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ की राजनीति का मिजाज मदुरई से बनता है। उस मदुरई में आज मैं हूँ इस संडे सत्संग के लिए। सवाल वो जो पिछले एक हफ्ते से मेरे तमाम दोस्त, तमाम शुभ चिंतक, तमाम आलोचक आलोचक भी तो शुभ चिंतक ही हैं, चिंता तो करते हैं कम से कम। वो मुझसे पूछ रहे हैं, जब से 22 तारीख को एक बैठक हुई, 22 तारीख को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोगों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें इस पर चर्चा हुई कि क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जो कांग्रेस ने घोषित किया, उस कार्यक्रम से जन आंदोलनों का क्या रिश्ता होना चाहिए। इस पर हमने बैठक बुलाई। हम मतलब मैं अकेला नहीं, 8 लोग थे उसमें। अरुणा रॉय जी, जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ी है, आरटीआई आंदोलन से जुड़ी रही। पीवी राजगोपाल जी, जो इस देश में पदयात्राओं के एक तरह से सबसे सिद्धहस्त व्यक्ति हैं, गांधीवादी हैं। देवानूर महादेव जी, जिनकी किताब का चर्चा मैंने हाल ही में की थी, आरएसएस के बारे में उनकी किताब आई है, लेखक हैं, चिंतक हैं, दार्शनिक हैं। गणेश देवी, जो कि देश की भाषाविद कहे जाते हैं, लेकिन साथ में देश के जो डीएनटी, जो देश का इस वक्त महादलित से भी महादलित समाज है, उसके कल्याण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। बेजवाड़ा विल्सन, जो कि सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाते हैं। शरद बेहार, जो देश के सबसे निष्ठ, सबसे ईमानदार सिविल सर्वेंट्स में, आईएएस अफसरों में जाने जाते रहे, रिटायर हो चुके हैं, जन आंदोलनों के मित्र रहे। और सैयदा हमीद जी, जो कि नीति आयोग के सदस्य रही हैं, देश के तमाम जन आंदोलनों के पक्ष में हमेशा खड़ी रही। हम 8 लोगों ने चिट्ठी लिख के देश के तमाम जन आंदोलनों को इनवाइट किया था, कहा था इस यात्रा के बारे में हमारा क्या रुख होना चाहिए, और उसके बाद में घोषित किया था कि हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं और अपने अपने तरीके से इसका समर्थन करेंगे, इससे अपने अपने तरीके से जुड़ेंगे। इसके बाद बवाल तो नहीं कह सकता, मगर हाँ, एक बयार सी जरूर है सवालों की। दोनों तरफ से सवाल। जो जन आंदोलनों के मित्र हैं वो कह रहे हैं, अरे कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस से जुड़ गए, ये क्यों किया। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के घनघोर प्रशंसक और मित्र हैं वो कह रहे हैं, अरे ये अंधा आंदोलन वालों को साथ ले लिया, ये कांग्रेस को क्या हो गया। और उधर जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं, देखिए कल तक कांग्रेस के बारे में ये कहते थे, आज ये कहते हैं जरूर कुछ डील हुआ है, जरूर कुछ वो हुआ है। मैंने सोचा आज आराम से खुल के इस पे बात करते हैं। कई दोस्तों ने प्रश्न भी भेजे हैं और मैंने हमारे सहयोगी आशुतोष जी से कहा कि भाई वो प्रश्न आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ताकि किसी साथी को ये महसूस ना हो कि उसके सवालों का जवाब नहीं। लेकिन सवालों का जवाब देने से पहले असली बात, पिछले बहुत वक्त से इस संडे सत्संग में बार बार मैं क्या कह रहा हूं, पिछले साल भर से 1.5-2 साल से मैं क्या लिख रहा हूं। इस देश के तमाम शुभचिंतक, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए लोग क्या चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आज देश पे खतरा है। ये कोई सामान्य खतरा नहीं है। ये जो बिल्किस बानो वाला मामला हुआ, एक तरह से पूरे हमारे देश के लिए दर्पण है ये मामला। ये देश उस हालत में आ गया है जहां बलात्कारियों और हत्यारों को फूल माला पहना के उनका स्वागत किया जाता है। ये देश उस हालत में आ गया है कि इस देश के संसद सदस्य पैदल चल के राष्ट्रपति भवन में एक ज्ञापन देने नहीं जा सकते, गिरफ्तार किया जा रहा है।
ये देश उस हालत में आ गया है कि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट टीवी चैनल है जो हिम्मत से उनके खिलाफ बोल रही, हिम्मत से बोलना मतलब कम से कम ईमानदारी से खड़ी है, बोल रही है, सरकार के इशारे पे दुम की तरह नहीं नाच रही, अब उस चैनल को खरीद लिया जा रहा है। यही काम वैसे रशिया में भी होता है, जो विरोध करेगा उसको या तो खरीद लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये देश उस हालत में है जहां 99% लोगों की इनकम पिछले 2 साल में गिरी। अपने परिवार सबको देख लीजिएगा, लेकिन जहां 2 लोगों की आमदनी, 2 लोगों का साम्राज्य दिन रात चौगनी वृद्धि कर रहा है। अंबानी जी की संपत्ति 3 गुना बढ़ गई है, जब पूरे देश की संपत्ति गिर रही थी, कम हो रही थी। और अडानी जी की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। और यही वो अडानी जी हैं जिन्होंने कल परसों एनडीटीवी को खरीद लिया है, उनकी मालिकों की इच्छा के विरुद्ध। पिछले बहुत समय से हम लोग बार बार कह रहे हैं, अब ये समय देश बचाने का है। अब ये समय, हम जानते नहीं कितने समय तक देश चलेगा। अभी न्यायाधीश रामन्ना जी रिटायर हुए, बहुत सुंदर 29 भाषण दे के रिटायर हुए, लेकिन एक भी ऐसा आदेश नहीं दे पाए जो कि सरकार की इच्छा, सरकार को तंग कर सके, सरकार के जो मानवाधिकारों का गला घोंटने का अभियान है उसको रोक सके। ऐसे में क्या करना चाहिए? जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जैसे देश में आजादी की लड़ाई के समय आई, जैसे इमरजेंसी के समय आई, क्योंकि इमरजेंसी के समय सब लोगों ने कहा अब कोई प्राथमिकता नहीं, अब केवल एक ही प्राथमिकता है, देश को इस लोकतंत्र पे हमले से बचाना। आज ऐसी एक घड़ी में हम जहां सर्वोपरि प्राथमिकता, मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूं, जो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं उनसे भी कहता हूं, मेरे दोस्त, मुझसे सवाल पूछने से पहले आप पब्लिक में क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे आज देश को खतरा है, आप कह रहे थे देश की एकता को खतरा है, आप कह रहे थे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है, आप कह रहे थे इतने बड़े खतरे का मुकाबला हमें करना होगा। कैसे करेंगे? अगर किसी के पास ऐसी कोई बनी बनाई शक्ति है जिससे देश के खतरे का मुकाबला हो सकता है, तो मैं उसे सलाम करता हूं, उसके पीछे चलने को तैयार हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई बनी बनाई शक्ति नहीं है, तो कौन वो पुल बनाएगा? आज इस देश में इस खतरे का मुकाबला करने की 2 बड़ी शक्तियां हैं, दोनों अपने आप में अपूर्ण है। एक तरफ जन आंदोलन है, जन आंदोलनों ने पिछले 8 साल में इस देश में जमीन पर संघर्ष किया है, मुकाबला किया है। और मैंने तो बार बार कहा है, पिछले 8 साल में इस देश का विपक्ष संसद से ज्यादा सड़क पे रहा है, तो वो विपक्ष है। दूसरी तरफ इस देश में राजनीतिक दल हैं, बहुत बड़े हैं, चुनाव की सफलता असफलता उन्हीं पे निर्भर करती है। जन आंदोलनों के पास ऊर्जा है, राजनीतिक दलों के पास व्यापकता है। जन आंदोलनों के पास मुद्दे हैं, पार्टियों के पास चुनाव का एजेंडा है। जन आंदोलनों के पास प्रतिरोध है, पार्टियों के पास उसे चुनावी परिणाम में बदलने की मशीन है। आज दिक्कत ये है कि ये दोनों अपने आप में अपूर्ण है, और अगर इस देश पर हो रहे इस हमले का विरोध करना है, भारत के स्वधर्म पे जो विधर्म का हमला है इसका विरोध करना है, तो हमें इन दोनों शक्तियों को किसी तरह से जोड़ना होगा। यही प्रयास हम कर रहे हैं। वैसे स्वराज इंडिया खुद अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन 6 महीना पहले हमने स्वराज इंडिया में एक प्रस्ताव, पूरे देश की परिस्थिति पे विचार करने के बाद प्रस्ताव पारित किया। हमने कहा कि देखिए, जहां देश को इतना बड़ा संकट है, वैसे में हम कहें कि हम अगले 6 महीना, अगले 2 साल अपने संगठन का ये विस्तार करेंगे, इतनी इकाइयां बढ़ा लेंगे, वहां पे चुनाव लड़ेंगे, इतने चुनाव में हम उम्मीद करते हैं सफलता प्राप्त कर लेंगे, इसका देश के लिए क्या महत्व है? देश पहले, पार्टी बाद। इसलिए स्वराज इंडिया ने फैसला किया कि हम अगले 2 वर्ष में अपना फोकस अपनी पार्टी के लिए चुनाव जीतने में, अपनी पार्टी के संगठन के विस्तार भर पे नहीं लगाएंगे। हमारा फोकस रहेगा
जिस भी तरह अगर हम छोटे से छोटा भी कंट्रीब्यूशन कर सकें इस वक्त देश को बचाने का 2024 तक जो अवसर है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकें उसमें हम लगाएंगे। ये फैसला हमने किया और उसी फैसले को लेके हम काम कर रहे हैं। तो ये जो सारा निर्णय है, ये जो सारी बातचीत है, इसे आप केवल कांग्रेस के संदर्भ में मत देखिए, ये केवल राहुल गांधी के संदर्भ में मत देखिए, इसे केवल भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में मत देखिए। वो पहला अवसर है, ये प्रयास है इस देश में दलों और राजनीतिक आंदोलनों के बीच में संबंध, एक पुल बनाने का अवसर है। एक बार ये पुल बनता है, कल को दूसरी पार्टियां भी हो सकती है, कल को दूसरे जन संगठन भी हो सकते हैं, जो हमसे ज्यादा मजबूत जन संगठन हो वो हो सकता है। पार्टियां कांग्रेस के अलावा कई और पार्टियां हैं जो इसके अंदर आ जाएं। जो इस वक्त देश बचाने को खड़ा है वो हमारा मित्र है, उससे कोई दुश्मनी नहीं। हमारा अतीत, हमारी पुरानी मान्यताएं कोई रास्ते में नहीं है। सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है कि देश बचाने के लिए कौन प्रासंगिक है। इस संदर्भ में पिछले कुछ दिनों में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। 9 अगस्त को देश के तमाम समाजवादी नेता बहुत वर्षों से, क्योंकि वो अगस्त क्रांति का दिन है, मुंबई में अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं। इस साल कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह जी जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी लेके गए और जन आंदोलनों से अनुरोध किया कि हम ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी इसमें सहयोग कीजिए। उनके इस अनुरोध पर विचार करने के लिए 19 अगस्त को गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में देश के तमाम समाजवादी रुझान वाले समाजवादी और गांधीवादी रुझान वाले तमाम जन संगठनों की एक बैठक हुई। मेधा पाटकर जी उसमें मौजूद थी, अली अनवर साहब उसमें मौजूद थे, जस्टिस पॉल से पाटिल वहां पे थे, डॉक्टर सुनीलम थे, तमाम, तुषार गांधी भी उस प्रक्रिया पहल के साथ शामिल थे, जिसमें सबने फैसला किया कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नामक एक अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान स्वतंत्र है, लेकिन साथ में ये भी फैसला हुआ कि कांग्रेस के इस भारत जोड़ो अभियान का स्वागत और समर्थन किया जाएगा और अपने तरीके से जो जहां जुड़ना चाहे वो करेगा। ये 19 अगस्त की बात है। 22 अगस्त को वो दूसरी मीटिंग हुई जिसका मैंने जिक्र किया कि इस प्रयास में हमने कोशिश की है कि जितने भी जन संगठन हो सकते हैं सबको आमंत्रित किया, खुले सवाल के साथ कि ऐसा ऐसा एक प्रस्ताव है, बताइए आपकी क्या राय है। और खूब खुल के राय बातचीत हुई। वहां दिग्विजय सिंह जी भी मौजूद थे जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा, बताया यात्रा में क्या होगा, और दोपहर बाद राहुल गांधी भी मौजूद थे जिन्होंने काफी सवालों का और बहुत तीखे और कड़वे सवालों का जवाब दिया। और उस सब के बाद राय ये बनी कि ठीक है, इस यात्रा का हम स्वागत करें, इसका हम अपने अपने तरीके से इसमें जुड़ने की एक प्रक्रिया बनाएं। पूरी यात्रा में शामिल होने का फैसला नहीं हुआ, यात्रा का हिस्सा बनने का भी फैसला नहीं हुआ पूरी तरह से। कांग्रेस को जोड़ना तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि आज की परिस्थिति में ऐसा कोई भी पहल होती है तो वो देश के लिए बेहद जरूरी पहल है और हम इसका समर्थन करें, ये फैसला हुआ है। ये सब मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि काफी दोस्त सवाल पूछ रहे हैं, ये साहब क्या आप कांग्रेस में शामिल हो गए? अरे भाई, कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, उस एक अभियान का एक लिमिटेड तरीके से समर्थन और सहयोग करने का फैसला किया है। बाकी कोई पार्टियां चलाएंगी, उनके अभियान से कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वो अभियान इस देश के सामने आज जो सबसे बड़ा खतरा है उस खतरे को एड्रेस करने वाला हो, इस देश को जोड़ने वाला अभियान। वैसा कोई भी अभियान वो सब करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि उसके बाद से तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं और मैंने कहा कि भाई इसमें से कुछ प्रमुख सवाल हैं जो हमारे सामने आए। आज सुबह आपसे पूछा भी था फेसबुक पे, उससे भी कई सवाल आए हैं। आपके जो प्रमुख सवाल हैं ले लेते हैं, उसका जवाब दे देते हैं ताकि एक खुली बातचीत हो। सवाल है देश बचाने और गाने नहीं, तो देश बचाने और गढ़ने
का काम बहुत धीमी गति से चलता है, तो महज 100 साल से भी कम के जीवन में आप इतना अधीर क्यों होते हैं? हमारे एक मित्र ने पूछा है, नाम मैं नहीं दे रहा हूं हर एक का, लेकिन मित्रों के सवाल, और जो जो गंभीर सवाल पूछे, गहरे सवाल पूछे, इसका मतलब वो सच्चा मित्र। तो उन सब सच्चे मित्रों का धन्यवाद। एक मित्र ने कहा, आप तो योगेन जी हमेशा कहते हैं दीर्घ काल में चीजें होती हैं, तो 100 साल से कम भी जीवन में अब आप अधीर क्यों हो रहे हैं? ये बात सच है भाई, मैं अधीर हो रहा हूँ। और अधीर होने का कारण, धीरज का मतलब ये नहीं होता कि देश में दुनिया में कुछ भी होता रहे और आप तटस्थ भाव से बैठे रहे, नहीं दीर्घ काल में होगा, देखी जाएगी। अगर आप 1976-77 में जिंदा हैं, पढ़े हैं, जिंदा मैं था लेकिन छोटा बच्चा था, कुछ खास कर नहीं सकता था। अगर मैं बड़ा होता तो उस समय मेरा धर्म था सब काम ताम छोड़ के इमरजेंसी का मुकाबला कैसे किया जाए और उसके बाद कांग्रेस को कैसे हराया जाए, ये धर्म था उस वक्त देश का। और ये कहना कि नहीं 100 वर्ष है अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, ये धीरज नहीं है, तो अकर्मण्यता है। धीरज का मतलब वो जहां जिस चीज को धीरे धीरे बनाना हो धीरे बनाया जाए, जहां तुरंत फुरत प्रहार करना हो वहां तुरंत प्रहार भी किया जाए। आज देश वैसी घड़ी में है। आप यदि कहते हैं मैं अधीर हूं, वास्तव में मैं अधीर हूं, होना चाहिए। ये क्या हमारी आंखों के सामने हो रहा है इस वक्त? अगले 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? अगर 2024 में यही सत्ता वापस आती है, क्या इस देश का संविधान बचा रहेगा? इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य बचे रहेंगे? और एक बार अलग पलट दिया, जिस तरह से जुडिशरी कब्जे में आ रही है, जिस तरह से फौज का चरित्र बदला जा रहा है, क्या 2024 के बाद कुछ बचाने की स्थिति में भी बचेंगे हम? ये तो हमें बिल्कुल फैसला करना चाहिए। अगर ये अधीरता है तो दोस्ती, अधीरता तो होनी चाहिए ना। आप भी थोड़ा अधीर हुआ कीजिए ना कभी कभी तो। दूसरे ने पूछा, इस पॉलिटिकल इवेंट से आपका क्या लेना देना है आंदोलन जीवी जी? तो आप समझ ही गए होंगे प्रश्न किस तरफ से आ रहा है। भाई मेरे, मैंने लिखा है, आप देखिएगा, मैंने कई सवाल कई बार लेख लिखे हैं, किसान आंदोलन के बारे में भी लिखे हैं, किसान आंदोलन और राजनीति का क्या रिश्ता होना चाहिए इसके बारे में भी लिखा है। और हर बार एक चीज मैंने कही है, वो ये कि राजनीति से मुंह नहीं मोड़ सकते। जब मैंने ये भी कहा कि नहीं पंजाब के इस चुनाव में हिस्सा किसान आंदोलन को नहीं लेना चाहिए, तब भी मैंने यही कहा था, राजनीति से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि राजनीति देश की दिशा तय करती है। आंदोलन जो राजनीति की तरफ आंख मूंद के खड़ा होगा वो आंदोलन नहीं होगा, वो तो सत्ता की दुम बन जाए। आंदोलन का मतलब है सच के साथ खड़ा होना, और जहां सत्ता सच को दबाए वहां उस सत्ता के खिलाफ खड़ा होना। तो इस देश के जन आंदोलन पहले दिन से राजनीतिक थे, हैं, रहेंगे। चुनावी राजनीति एक अलग बात है, चुनावी राजनीति से दूर रहे। और अभी भी जो निर्णय हम कर रहे हैं वो चुनावी राजनीति में जाने का नहीं है। अब तक चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की इच्छा रखना, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान संगठनों ने मिलकर फैसला किया था कि हम इस किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माहौल बनाएंगे, जनता को चेताएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो आंदोलन इस हथियार का इस्तेमाल करना भूल जाएगा, वो आंदोलन अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए, मैं तो पहले दिन से इसका पक्षधर हूं, आज भी करनी चाहिए। अगला सवाल है, अगर देश बचाना सबके लिए अहम है तो सारी पार्टियां मिलकर काबिल नेतृत्व को क्यों नहीं चुनती? इसके बारे में कई लोगों ने सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में पूछे हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में पूछे हैं। एक साथी ने कहा कि अच्छा नीतीश कुमार जी को नेता क्यों नहीं बना दिया जाता, कि गांधी परिवार में क्या काबिलियत है? बिल्कुल सही सवाल। ठीक है, अगर ऑपोजिशन पार्टी ये सब काम कर सकती होती तो फिर उन्हें बाहर से मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ना, अब तक इस देश में बदलाव आ चुका होता। आप बिल्कुल सही कहते हैं, सारी पार्टियां मिलकर काबिल नेतृत्व को चुने, या पार्टियां ऐसे काबिल नेतृत्व को पैदा कर दें जो कि देश में स्वाभाविक रूप से साबित कर दे कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता नहीं। अगर ऐसा हो जाता है फिर हम जैसे लोगों के काम करने की आवश्यकता नहीं। ये लोकतंत्र का सामान्य नियम है। लोकतंत्र में सामान्यतः पार्टियां आती हैं, अनपॉपुलर होती हैं, उनके विकल्प पैदा होते हैं, विकल्प आते हैं, और ऐसे में जन आंदोलनों की भूमिका होनी चाहिए मुद्दों को उठाने।
लेकिन अगर राजनीति में गतिरोध आ जाए, अगर ऐसी स्थिति आ जाए, तो ऐसे में चूंकि राजनीतिक दल अपने आप में वो सारा काम पूरा करने में असमर्थ है, इसीलिए जन आंदोलनों को दखल देने की जरूरत पड़ रही है। बाकी आपकी सलाह बहुत अच्छी है, राजनीतिक दलों को दे देंगे, पर अगर वो मान सकते तो मामला पहले ही सुलझ जाता ना। एक और प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, सभी ऑपोजिशन को यूनाइट करना होगा। अब आप देखिए, मैंने बार बार कहा है ना, तो वैसे कोई मेरे बस की तो बात है नहीं भाई। अगर मेरी बात मान लिया ऑपोजिशन पार्टियां, तो मेरे ख्याल में स्थिति कुछ अलग ही होती है। और मेरी बात क्यों माने? उनके पास अपना काम है, अपनी मजबूरियां हैं, अपने गणित हैं, अपना स्वार्थ है। वैसे मैंने बार बार एक बात कही, इस देश में ना ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑपोजिशन के महागठबंधन की जरूरत नहीं है। पूरे देश के सारे ऑपोजिशन वाले किसी एक मंच पे आके हाथ उठा के कहें हम एक हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिए, इस देश की पट्टी है जो कि बंगाल से लेके और केरला तक, वहां ऑपोजिशन खड़ा है, बीजेपी वहां डोमिनेंट फोर्स नहीं है। उसके लिए किसी ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां ऑलरेडी बनी हुई। दूसरी पट्टी इस तरफ देखिए आप, पूरा जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान जहां कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है, गुजरात तक देख लीजिए, वहां कोई ऐसा दूसरा ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं जिससे गठबंधन किया जाए। किससे कांग्रेस अपने आप से गठबंधन करेगी? किससे करेगी? वहां तो कुछ है नहीं गठबंधन की संभावना। सिर्फ चंद राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, बिहार, ऐसे राज्यों में ही ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि हालात ऐसे बनेंगे जो कि ऑपोजिशन पार्टी को मजबूर करेंगे एक दूसरे के साथ खड़ा होने पर। और ऐतिहासिक मजबूरी हमेशा एक आती है, 77 में ये हुआ, 89 90 में ये हुआ। इतिहास की मजबूरी अपने आप राजनीति की गति बदलती है। वो शायद मेरे बदलने से नहीं होगी, लेकिन होगी जरूर, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि आज देश जिस स्थिति में है उसमें पार्टियों को राजनीतिक एकता की जरूरत है, एक चुनावी गठबंधन की जरूरत शायद नहीं। और वो राजनीतिक एकता कैसे बन सकती है? जन संगठनों के दबाव के कारण बन सकती है। अगला एक और सवाल, कई सवाल आए हैं, कई सवाल आप लोगों ने पहले भेजे भी हैं। हाँ, क्या आपका कांग्रेस के साथ कोई अलायंस हो गया? कई लोगों ने कहा भैया अलायंस हो गया है, आपने ज्वाइन कर लिया है। मैंने कहा यार आप पढ़ लीजिए ना, जो चीज लिखी है, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। और ये कोई मैं अकेला तो कोई प्राइवेट चीज कर नहीं रहा हूं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, कोई बंद कमरे में नहीं कर रहा हूं ना। बिल्कुल खुली घोषणा है, 150-200 लोगों के बीच में 8 जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनके न्योते से हो रही है। तो कोई सीक्रेट डील तो हो नहीं सकता ना। ये देश के प्रमुख जन संगठनों को देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा घोषित एक कार्यक्रम में जोड़ने का पहला प्रयास है। उम्मीद करते हैं आने वाले 2 वर्ष में ऐसे कई और प्रयास होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रयास मिलकर एक होंगे और किसी ना किसी तरह से देश को एक दिशा दे सके। तो कोई ऐसा पर्सनल अलायंस या सीक्रेट गठबंधन ना हुआ है, ना होने वाला है। कांग्रेस नेतृत्व में ऐसा क्या बदला है कि कांग्रेस को लेकर आपकी सोच बदल गई? कांग्रेस नहीं बदली है, कम से कम मुझे नहीं पता अगर बदली हो तो। या कांग्रेस का नेतृत्व बदल गया हो या उनका चरित्र बदल गया हो, उसकी जो कमोबेश कमियां और खामियां हैं और उसकी जो खूबियां हैं, वो मोटे तौर पे उसमें पिछले 2-3 साल से बड़ा बदलाव आया हो मुझे नहीं लगता। जो बदला है वो देश के हालात किस स्थिति में आज आ गए वो बदला है। और इसलिए हमारा मूल्यांकन बदला है। राजनीति में ये कैसे हो सकता है? कई लोग कहते हैं, और आज की बात नहीं है, लोग महात्मा गांधी को दोष देते हैं कि अगर गांधी जी ने उस समय कुछ धार्मिक प्रतीकों को स्वीकार न किया होता तो इस देश में सांप्रदायिकता पैदा ना हुई। मैं कहता हूं सांप्रदायिकता भी पैदा ना हुई होती और इस देश का आजादी का आंदोलन भी पैदा ना हुआ। इसी तरह जयप्रकाश नारायण को दोष दिया जाता है कि अगर आप 74 के आंदोलन में इंदिरा गांधी का विरोध न करते, और कई लोग आज भी कहते हैं अगर ये ऑपोजिशन वाले इमरजेंसी का विरोध ना करते तो बीजेपी की ये पराकाष्ठा ना पहुंचती। भाई अगर इमरजेंसी का विरोध ना करते ना उस समय, तो यह बीजेपी की पराकाष्ठा तो नहीं होती, इस देश का लोकतंत्र भी नहीं बचता, वो भी खत्म हो चुका होता।
मतलब कि हर राजनीति का मूल्यांकन, राजनीतिक कौन सी राजनीतिक ताकत देश के भविष्य के लिए बेहतर है और बुरी है, उसका मूल्यांकन वर्तमान के क्षण में होता है। उसका मूल्यांकन शाश्वत नहीं होता। वही एक पार्टी किसी एक समय, देश की तमाम पार्टियों को देख लीजिए, लेफ्ट पार्टीज की कुछ समय भूमिका बहुत एक ऑप्रेसिव रूलिंग पार्टी की तरह रही, और उसी समय देश के बाकी इलाकों में, उससे पहले और उसके बाद पूरे देश में उनकी भूमिका लोकतंत्र के सबसे सजग प्रहरी की रही। अब आप कहिए क्योंकि लेफ्ट अच्छा है तो उन्होंने बंगाल में सिंगूर नंदीग्राम में जो कुछ किया था सब अच्छा था? नहीं था, विरोध किया। आज उनके साथ काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने सड़क पे खड़े होके सिंगूर और नंदीग्राम पे लेफ्ट की आलोचना की, उनके खिलाफ जुलूस निकाले, और आज उन्हीं लेफ्ट के लोगों के साथ खुशी से काम करते हैं। ना उनके विचार बदले हैं नहीं जानता, हमारे विचार तो नहीं बदले, लेकिन आज भी उनके साथ काम करते हैं। इसलिए राजनीति में मूल्यांकन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से होता है। क्या अन्ना आंदोलन के दौरान कांग्रेस राज्य का विरोध करना सही था? मैं आज भी मानता हूं सही था। भ्रष्टाचार का विरोध करना सही होता है जब भ्रष्टाचार के विरोध में जनता खड़ी हो, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। तब भी मानता था, आज भी मानता हूं, आज भी जनता खड़ी होगी उसके साथ खड़ा। हाँ, उस आंदोलन को दिशा देने में, और वो आंदोलन अंततः आम आदमी पार्टी के रूप में आज कहां तक पहुंच गया, उसमें हम लोगों से भूल हुई, ये बात मैंने लिख के कही है। आज वो आम आदमी पार्टी शराब के सवाल पे क्या कर रही है, भ्रष्टाचार के सवाल पे क्या कर रही है, खुद लोकपाल का उन्होंने अपने साथ क्या किया है, और सांप्रदायिकता के सवाल पे कैसे बिल्कुल बीजेपी की कॉपी बनती जा रही है, देख के मुझे शर्म आती है। सिर्फ शर्म नहीं आती, कुछ अपना दोष भी उसमें महसूस होता है। ये सब बातें मैंने लिखी भी हैं, बोली भी है। लेकिन ये कहना कि आज से 10 साल पहले कांग्रेस ने जो किया था उसका आपने विरोध क्यों किया, आज समर्थन क्यों कर रहे हैं, भाई क्योंकि इतिहास बदला है। एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे पॉल सैमुअल्सन, उन्होंने कहा था, लोग वैसे इसका श्रेय लॉर्ड कीन्स को देते हैं लेकिन उनका नहीं, पॉल सैमुअल्सन का है। उनसे किसी ने पूछा कि आपने मौद्रिक नीति के बारे में 10 महीने पहले ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई परिस्थिति बदल गई तो मेरा मूल्यांकन बदल गया। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू सर? उन्होंने पूछने वाले से पलट के पूछा कि जब हालात बदलते हैं तो आप नहीं बदलते क्या? आप अपना मूल्यांकन नहीं बदलते? ठीक वही बात है। देश के हालात बदले, कांग्रेस का नेतृत्व बदला है या नहीं, कांग्रेस बदली है नहीं, मैं नहीं जानता। देश के हालात बदले, और अगर उसी हालात में हम वही 1960 वाली रागनी गाएं, गैर कांग्रेसवाद वाली, मैंने बार बार लिखा भी, आज भी नहीं, आज से 10 साल पहले की लेख भी पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा था गैर कांग्रेसवाद कोई विचारधारा नहीं, गैर कांग्रेसवाद एक समय विशेष की रणनीति है। जैसे आज गैर भाजपावाद एक रणनीति हो सकती है, आज से 20 साल बाद उस गैर भाजपावाद की कोई महत्व रहेगा, हम नहीं जानते। समय विशेष की रणनीति है, सिद्धांत नहीं। मैंने सोचा इसे स्पष्ट कर दूं क्योंकि कई साथी बार बार पूछते रहते हैं क्या इस यात्रा में किसान संगठन शामिल होंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इस यात्रा में अभी तक की जो मेरी भूमिका है वो स्वराज इंडिया के सिपाही के नाते। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इस बैठक में हमने संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं को बुलाया था, कुछ नेता आए भी थे, वो अपना फैसला लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, और मैं नहीं समझता कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल होगा, क्योंकि वो तो अलग अलग संगठनों की अपनी अपनी अलग राय रहती है। लेकिन हाँ, स्वागत जरूर है अगर कोई किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी केवल किसानों के लिए दो फायदे लेने से ज्यादा इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भी है। अगर महसूस करते हैं कि आज हमें इस देश की एकता को जो खतरा है, देश को बांटने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ खड़े होना है, तो उनका स्वागत है, वो सब आ सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि इस यात्रा में कोई भी संगठन शामिल हो सकता है। हाँ, बशर्ते बशर्ते आप तीन चीजों में विश्वास करें। पहला,
अगर आप इस देश की संविधान की उद्देश्य का प्रिएम्बल जो है संविधान की, उसमें जिन मूल्यों का वर्णन है आप उसमें भरोसा करते हो तो, यानी कि अगर आप मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, एक गणतंत्र होना चाहिए, एक पंथ निरपेक्ष देश होना चाहिए, किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं होना चाहिए, एक संघीय देश होना चाहिए, भारत विविधता का सम्मान करता है, भारत भारत की एकता के साथ साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इस सपने में आप विश्वास करते हैं, पहली शर्त है। दूसरा, अगर आपको महसूस होता है कि आज इन सपनों पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है सर्वोच्च संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हुए लोगों के द्वारा, तो संविधान में विश्वास हो और संविधान पे खतरे का आभास हो। और तीसरा, अगर उसे बचाने के लिए आप जमीन पर आने को तैयार हैं, घर बैठे बात करने से नहीं, सामने आके जोखिम उठा के खड़े होने को तैयार है, जो इन तीन शर्तों का पूरा करता है, वो मेरे दोस्त हों, दोस्त ना हों, आलोचक हों, कांग्रेस के आलोचक हों, समाजवादी पार्टी के आलोचक हों, विपक्ष के आलोचक हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम सब एक हैं। आज इस देश में दो ही पार्टियां हैं, एक भारत तोड़ो पार्टी और एक भारत जोड़ो पार्टी। इस देश में जोड़ने का जो मिशन है वो एक बड़ा मिशन है, और उसी मिशन के सिलसिले में यहाँ मैं मदुरई में आया हूँ, कल तिरुवनंतपुरम में रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि 7 तारीख को कन्याकुमारी में जब ये यात्रा शुरू होगी, 7 को इसका औपचारिक इनॉग्रेशन है, 8 को ये यात्रा शुरू होगी, प्रॉपर यात्रा के तौर पे चलना शुरू करेंगे। वहां पे इस देश के जन आंदोलनों से जुड़े हुए कई चेहरे इसको आशीर्वाद देंगे, और वहां आप भी, आप अगर देश के किसी भी कोने में बैठे मेरी बात सुन रहे हैं और आपके मन में आ रहा है कि यार इससे तो मुझे भी जुड़ना चाहिए, तो आप संपर्क कीजिए। यही जो फेसबुक है, किस तरह से जुड़ सकते हैं? पहला, आप इस यात्रा के समर्थन में स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये कहते हुए, आराम से कहते हुए कि मुझे ये बातें इस यात्रा की स्वीकार है, ये नहीं है, कोई अनकंडीशनल समर्थन ना किसी ने मांगा है ना हम दे रहे हैं। तो आप बाकायदा कहिए मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, ये शर्तें हैं, ये बात, ये सोच करते हुए मैं इस यात्रा का समर्थन करता हूं। आप एक सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो जहां पे भी देश में है, चाहे यात्रा आपके यहाँ से गुजर रही है या नहीं, यात्रा का रूट कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग एक सीधी रेखा की तरह है, दक्षिण से उत्तर तक। आपके यहाँ यात्रा जा रही है या नहीं, आप अपने इलाके में एक मार्च निकाल सकते हैं, एक छोटी यात्रा निकाल सकते हैं, 75 किलोमीटर की यात्रा निकाल सकते हैं, निकाल के और उसके किसी प्रतिनिधि को इस यात्रा में जुड़ने के लिए भेज सकते हैं। तीसरा, आप चाहें तो इस देश के जो भी बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खेती बाड़ी की हालत है, आदिवासी मजदूर और किसान की अवस्था है, इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कोई भी इस मुद्दे को लेके आप एक डेलीगेशन बना के इस यात्रा से के साथ पास आ सकते हैं। वहां अपनी पिटीशन, अपने सवाल, अपनी एप्लीकेशन और अपनी ठोस मांग इस यात्रा के सामने रख सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा होगी। और आप चाहें, आपका संगठन चाहे तो कुछ दिनों के लिए इस यात्रा के साथ भी चल सकते। अलग अलग तरीके हैं, आप तय कीजिए कि आप इससे कैसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर यात्रा से जुड़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, ये यात्रा एक बड़े उद्देश्य का छोटा सा कदम है। भारत जोड़ो ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत जोड़ो यात्रा से। मन में यदि आपके भारत जोड़ो का भाव है और भारत जोड़ो का आप कोई प्रयास कर रहे हैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी इस यात्रा का हिस्सा है। क्योंकि अंततः कोई भी यात्रा जो होती है वो मानस यात्रा हो, यही मानस यात्रा मुझे यहाँ तमिलनाडु लेके आई है। ये तमिलनाडु जो कि द्रविड़ विचारधारा का केंद्र रहा है,
और उत्तर भारत के हम लोग तो द्रविड़ आंदोलन के बारे में बहुत कम जानते हैं। और कहीं एक धारणा बना दी गई है, ये कुछ ना कुछ सेपरेटिस्ट आंदोलन था, ऐसा कुछ एक तरह की धारणा, भ्रांति इसके बारे में बना दी गई। सच बात ये है कि आज द्रविड़ आंदोलन के उस मुख्य स्तंभ से पूरे देश को सीखने की जरूरत है। द्रविड़ आंदोलन के 3 बड़े स्तंभ। पहला, अपनी क्षेत्रीय भाषाई अस्मिता में गर्व, जो हर एक को होना चाहिए, हिंदी भाषियों को भी होना चाहिए, थोड़ा अंग्रेजी के कम आतंक में रहा कीजिए। और ये देश की एकता एक रूपता से नहीं बनती, इस देश की एकता विविधता से है। दूसरा, इस आंदोलन का स्तंभ था सामाजिक न्याय, जिसे गैर ब्राह्मणवाद के रूप में भी पेश किया गया। वो सामाजिक न्याय की मांग और इस देश की जो जातीय, वर्ग और औरत आदमी की विषमताएं, इन विषमताओं को खत्म करना आज भी इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरा, रैशनलिज्म, सेकुलरिज्म, धर्मांधता की बजाय अपने भविष्य को किसी भी धर्म पंथ के चौखटे के बाहर देखने की हिम्मत, ये तीनों बातें द्रविड़ आंदोलन ने की। तो आज वो द्रविड़ आंदोलन पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। पूरे देश के लिए अगर द्रविड़ आंदोलन को एक नए तरीके से समझा जाए, पेश किया जाए, जिसको मैं पोस्ट द्रविडियन आइडियोलॉजी कहता हूं। ये गुजरात मॉडल कितना दिल्ली में चला मैं नहीं जानता, और ये दिल्ली का मॉडल कितना पंजाब में चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन हमें कई बार सोचना चाहिए कि ये जो तमिलनाडु मॉडल है ना, इसके बारे में हम हिंदी भाषी बहुत कम जानते हैं, ये पूरे देश में चल सकता है। इसी विचार के साथ मदुरई से मैं योगेंद्र, नमस्ते। अगले सप्ताह फिर